गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कितने लोग जुड़ गए हैं? 12 लोग जुड़ गए हैं। सभी लोग आ जाइए, आवाज़ पहुंच रही है। रचना पाल, गुड मॉर्निंग। रचना जी, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बताएं, कुछ तैयारी अच्छी हुई कि नहीं पहले से? आशीष, बिंद, सर्वेश, कपिल, मोनिका, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। नेहा, गुड मॉर्निंग। गुलाब, रचना पाल करें, ठीक है। देखिए, कल जो क्वेश्चंस पूछा गया, अच्छा एक बात और, जो जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू हो रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डीप में चले जा रहे हैं। आप लोगों को इससे थोड़ा सा रियायत दी जा सकती है। अब पैनल बदल भी सकता है, पैनल यही भी रह सकता है, लेकिन ये है कि जो वहाँ पे यंग इंटरव्यूअर हैं वो अच्छे एग्ज़ाम में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए वही पूछ रहे हैं। थोड़ा सा जो एजेड लोग हैं वो क्वेश्चन कोई भी पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उससे आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये देख के घबराना नहीं है कि ये पूछ लिया गया, ये तो हमें आता ही नहीं है। आप उस क्वेश्चंस के टच में आ जाइए, उससे संबंधित चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये पूछा गया, ये हमें नहीं आता। आपसे जो पूछा जाएगा, जितना पूछा जाएगा 100% आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये वो भी उम्मीद नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन 80-90% चीज़ों को वहाँ आप अच्छे से बता पाएँ। 10-15% नहीं भी बता पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर 20 नंबर में से 18 नंबर मैक्सिमम मिलने हैं। 20 में से 20 किसी को वो देंगे भी नहीं। सतीश पाल, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको, एक तो ये है, एक लड़की का कल था वो, और एक से हमारी बात हुई थी, उसको भी हम बता देते हैं कि क्या पूछा गया था। दिख रहा है सबको ये क्वेश्चन? देखिए, इन्होंने लिखा है कल के लिए था, ये कल आया हुआ था। एक तो गुडविल पूछी गई है। गुडविल मतलब आपको जो हमने बताया है कि आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उस चीज़ को इसमें बता सकते हो। गुडविल क्या है आपकी? तो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो स्ट्रेंथ है, आपको 7, 8, 10 पॉइंट हमने लिखवाए हैं। उसी में से 2 या 3 पॉइंट आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि 2 कौन से हैं जिसको आपको बताना है, और उसको बताते समय एग्जाम्पल भी देना है। आप अगर एग्जाम्पल नहीं देंगे तो बात आपकी अधूरी रह जाएगी। अगर आप अपनी चीज़ को समझाने में थोड़ा सा कमी करते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गुडविल से ही 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। इसके बाद पूछा गया कानपुर की फेमस इंडस्ट्री। कानपुर की फेमस इंडस्ट्री, तो जो लोग कानपुर के हैं तो ये कानपुर की होंगी, इसलिए इनसे कानपुर के बारे में पूछा गया। आपको अपने जिले के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। अपने जिले के बारे में जितना अच्छा तैयारी आपकी होगी, आपका इंटरव्यू उतना अच्छा जाएगा। अपने जनपद के बारे में जितनी चीजें आप पढ़ पाएं, आपके जनपद में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां होकर गुजर रही हैं। जैसे कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहां से पूछ लिया गया। कोई इलाहाबाद से होगा तो जितनी ऐतिहासिक चीजें हैं उनको तैयार कर लेंगे। जो लोग वहां से जुड़े हैं, कोई सीएम हुआ, पीएम हुआ, जो भी हैं, उनके बारे में कम से कम थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे। वहां पर किस चीज में उत्पादन में पहला, जैसे अगर आपका जिला उत्पादन में किसी चीज में आगे है तो वो आप देख लेंगे। उस लड़की से पूछा गया था, एक लड़की हरदोई की थी, लड़की जो कल गई थी वो हरदोई की थी। तो यहां पर जो है गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है, तो हरदोई से पूछा गया। तो हरदोई में गेहूं की पैदावार के साथ साथ ये भी पूछ लिया गया कि कितना टन पैदावार हुआ इस वर्ष। तो उससे जुड़े हुए कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपके जिले के बारे में जितनी जानकारियां इकट्ठा हो पाए वो आप कॉपी में लिख करके इकट्ठा कर लें, उसके बाद उसी चीज को प्रिपेयर कर लें।
आपका जो ज्यादातर क्वेश्चन होगा आपकी पढ़ाई आपके जिले से और आसपास। फिर इसके बाद अगला पॉइंट जो होगा वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको क्या पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री में बता दें तो आपको वर्तमान में जो लोग भी हैं, चाहे सीएम हो, चाहे राज्यपाल हो, या और भी विधानसभा के अध्यक्ष हो, तो इन सब के बारे में एक तो वर्तमान और एक पहला, दो चीजें आपको तैयार करनी है। एक वर्तमान और एक पहले कौन थे। जैसे महिला में, उनसे महिला में पूछ लिया गया, अब वो लेडीज थी तो उससे पूछा गया कि पहली सीएम कौन थी महिला में, अभी तक कितनी सीएम हुई हैं, राज्यपाल में कौन हुई हैं, कौन थी। तो जो लोग जेंट्स होंगे उनको सभी कुछ पढ़ना है, महिला वाले खासतौर से महिला वाले। और महिला की जो कुछ योजनाएं हमने बताया, जैसे सशक्तिकरण के बारे में पूछा गया और हमने सुमंगला बताया हुआ था, तो लेडीज जो हैं 2-3 योजनाएं महिला से संबंधित एकदम रट लें उसको। अगर वो केवल ये पूछ लें कि इसके बारे में बताइए कि सरकार महिलाओं के लिए क्या कर रही, तो उस योजना का नाम आप लेकर के बता सकते हैं। ठीक है, तो कल आप जनपद के बारे में जितना अधिक से अधिक हो पाए आज लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे। जितना मैक्सिमम जिस जनपद के आप हैं उसमें जो भी चीजें हैं, अभी आपने केवल ओवरव्यू लिखा था, कुछ प्रसिद्ध चीजें लिखी थी, वहां के बारे में थोड़ा सा अंदर तक जानकारी रखिए। वहां का क्षेत्रफल क्या है आपके जनपद का, आपके जनपद में कितने लोग हैं, यानी वहां जनसंख्या क्या है। ठीक है, लिंगानुपात भी देख लीजिए, साक्षरता क्या है अपने जनपद की, ये सारी चीजें जनपद में क्लियर होनी चाहिए। दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा भाई, स्क्रीन तो साफ आ रही है। और क्या, काशी की बहन, ये पूछा गया कि काशी की बहन किस सिटी को कहते हैं, तो ये शायद गाजीपुर है, आप देख लीजिएगा। गीतांजलि किसकी रचना है, ये पूछा गया था। सीसीटीवी कैमरे की खोज किसने की, ये पूछा गया। अब ये नया क्वेश्चन ऐड हो गया है। अब चूंकि इनका कंप्यूटर से CCC है, इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी इनको इन चीज़ों में होनी चाहिए। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें कैमरा है, इसलिए ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा CCTV कैमरा किस देश में यूज होता है, तो ये शायद चाइना है, आप नेट पे सर्च करिएगा, ये चाइना है। यूपी के फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा गया और फाउंटेन पेन के खोजकर्ता कौन है, ये पूछा गया। एक बच्चे से कम 10 से 15 क्वेश्चन या 10 से ज्यादा क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। साइकिल का इन्वेंशन किसने किया, और सिम का फुल फॉर्म पूछा गया। तो फुल फॉर्म इससे पहले भी एक शायद और भी पूछे गए हैं, तो आप फुल फॉर्म कम से कम PNR का, पैन का और सिम का आगे भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि सिम हर बंदा यूज कर रहा है मोबाइल में, तो सिम के बारे में और भी डिटेल पूछी जा सकती है। जयदेव किसकी रचना है, ये पूछा गया। ओलंपिक, ये करंट से आया कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में क्या अंतर है, और फिर पैरा ओलंपिक में इंडिया ने कुल कितने मेडल्स जीते। तो आप ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की नोट्स बना लीजिए। इंडिया के जितने भी मेडल आए हैं वो कौन कौन से हैं, किसने ले आया और वो कहां से बिलोंग करते हैं। कम से कम गोल्ड वाले के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए जिन्होंने गोल्ड ले आए। विशाल एक्साइज अमेरिका, किस चीज का आंसर अमेरिका है, ये कल वाले हैं ना। ये देखिए, सीसीटीवी कैमरे का अगर उपयोग कहा जाएगा तो आप उपयोग इसका बता देंगे, आज हर जगह उसका उपयोग हो रहा है। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी का जो फुल फॉर्म है वो क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो फुल फॉर्म भी आप पता कर लें। फुल फॉर्म क्या होता है याद होना चाहिए। ये कह रहा है कि एक कैमरा है, एक प्रकार का कैमरा होता है जिसे सीसीटीवी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अर्थात कहा जाता है कि, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहां लिखा हुआ है, इस कैमरा से एक ही स्थल पर बैठकर उस स्थल के आसपास हो रही घटनाओं पर नजर रखी जा सकती है और लोगों की गतिविधियों को वीडियोस के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है।
ठीक है, तो इससे इसका उपयोग या इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये 2 पॉइंट आप नोट कर लेंगे। एडवांटेज का मतलब इससे क्या फायदे हो रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर सीसीटीवी कैमरा कहीं लगा है तो मतलब ये एक गलत काम करने वालों के मन में डर आ जाता है, तो वहां से जो गलत गतिविधियां हो रही हैं उस पर इस तरह से रोक लगाई जा रही है। एक तरह से ये रोक लगाने में, या जो आप कह सकते हैं कि चोरी हो रही, कहीं बैंक में आप देखा होगा कि बैंक में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, तो बैंक में पहले काफी चोरी होती थी। अब कोई बंदा चोरी करके भाग रहा है तो पहले क्या था, उसकी इमेज नहीं आ पाती थी वो कौन है, लेकिन अब क्या है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो जहां भी कहीं गलत काम हो रहे हैं तो फोटोज आ जा रही हैं। अगर वो कर भी गया कोई गलत काम तो उसको पकड़ने में यहां से सहायता मिल जाएगी। ठीक है, इसके जो खोजकर्ता थे 1942 में इसकी खोज हुई थी और इनका नाम था वाल्टर ब्रूच। ये 1942 में खोज हुई थी इसकी कैमरे की, तो सीसीटीवी कैमरा उसी से जुड़ा हुआ है। कल एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस जो बच्चे चश्मा लगाते हैं खास तौर से वो लोग ये जरूर तैयार कर लेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस और उनका जो आपने चश्मा लगा रखा है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखिए। यहां पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस का ये फिगर बना हुआ है, इसको समझ लें। ये बना हुआ है उत्तल लेंस का फिगर। उत्तल लेंस आपको दिख रहा है कि ये इस तरह से है, मतलब ये कि यहां पर ये पतला है, किनारा ये है, यहां पर पतला होगा, तो इसकी पहचान जो होगी किनारों पर ये पतला होगा और बीच में ये मोटा होगा। और इसका अपोजिट जो है वो अवतल लेंस इस तरह से होगा। तो अवतल लेंस होगा तो यहां आप देख रहे हैं कि ये मोटा होगा और बीच में जो होगा वो पतला होगा, इसमें बीच में पतला होता है। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है उत्तल और अवतल लेंस पहचानने का। ठीक है, लेंस क्या है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जैसे कांच होता है जो 2 गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोली अथवा एक समतल, जैसे यहां पर 2 गोलीय पृष्ठ हैं तो हो सकता है कि एक इस तरह से हो और एक समतल हो, एक इस तरह से हो एक समतल हो, तो ये लेंस बन जाएगा। तो दोनों गोली हो सकते हैं या एक गोली और एक समतल हो सकता है, एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल होता है और एक अवतल लेंस होता है। सीसीटीवी के फुल फॉर्म में लास्ट में भी नहीं, जो ये लिखा हुआ है सीसीटीवी, तो टीवी से जो है टेलीविजन है, टीवी से टेलीविजन है। और ये आपको बता दिया क्लोज सर्किट, जो टीवी है उसका अलग अलग नहीं, टीवी दोनों वर्ड मिलकर के टेलीविजन है। जैसे घर में आप टीवी कहते हैं तो उसका मतलब टेलीविजन है, इन दोनों वर्डों का एक ही वहां पे वर्ड है टेलीविजन। ठीक है महेंद्र जी, तो ये आपको पता चल गया कि जो लेंस है ये एक पारदर्शी माध्यम है जो 2 गोलीय पृष्ठों से या एक गोली और एक समतल, माने एक गोली आपका इसमें निश्चित होगा। देखिए ये जो है अवतल का फिगर है, ये उत्तल का है। इनकी पहचान में केवल इतना रखना है कि अवतल में पतला होता है बीच में और उत्तल में मोटा होता है बीच में। देखिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं? इसको उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। जो लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो दोनों में वो डिफरेंस भी है, उसकी परिभाषा भी यही है। कैसे पहचान होगी? तो यही पहचान करने का तरीका है। और अगर डिफरेंस होता है तो दोनों का डिफरेंस भी यही आप बता देंगे, तो आपका डिफरेंस भी काउंट हो जाएगा। अब लेंस की प्रकृति कैसी होती है ये देख लें। इन लेंसों की प्रकृति अभिसारी। अभिसारी का मतलब कि अब से आपने सुना होगा अभिकेंद्री और अपकेंद्री। तो अभिकेंद्री अगर आपने सुना हो तो मतलब अंदर की ओर, अभिकेंद्री। तो केंद्री का मतलब क्या हो गया? समेट देना। केंद्र का मतलब एक जगह फोकस होना। केंद्र का मतलब कि उसको जो बाहर से कई चीजें आ रही हैं उनको सबको एक जगह केंद्रित कर देना। तो आप देखो कि ये लिखा है अभिसारी और ये लिखा है अपसारी। तो ये जो है किरणें जो आ रही हैं, जो प्रकाश यहां से आ रहा है उसको सबको एक जगह इकट्ठा कर दे रहा है, केंद्रित कर दे रहा है।
तो अभिसारी अगर आएगा तो अभी से आप समझ जाना अभिकेंद्री, तो अभिकेंद्री से जोड़ लेना कि ये एक जगह केंद्र पे एक बिंदु पे ये सबको ले जाके इकट्ठा कर दे रहा है। ठीक है, इन पर प्रकाश की किरण या किरण पुंज डालने पर उसको एक बिंदु पर अभिसारित कर देते हैं। उत्तल जो होगा वो एक बिंदु पे करेगा और जो अवतल लेंस होगा उसको फैला देगा। अवतल लेंस जो होगा वो फैला देगा। तो ये देखो आप यहां से ऐसे जा रही है, फैल जा रही है, लेकिन ये क्या है, उत्तल वाली इकट्ठी हो रही हैं। तो ये एक बिंदु पर इकट्ठी हो जा रही हैं और अवतल में फैल जाता है। इसमें क्या है, ये दूर की वस्तुओं देखने के लिए यूज होता है। मतलब दूर से आपको दूर देखना है तो वो वस्तु दिख जाए, और जिसको नजदीक देखना है ये नजदीक देखने के लिए। तो जिनको दिक्कत होती है दूर की उसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। अगर किसी को दूर की नहीं दिख रही है तो उसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, और जिसको नजदीक की नहीं दिख रही है उसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये निकट की चीज के लिए है। तो इसमें जो है जिनको दूर दृष्टि दोष होगा, इसका मतलब निकट की चीज नहीं दिख रही है। दूर दृष्टि दोष होगा तो निकट की चीज नहीं दिख रही है, तो निकट की चीज देखने के लिए ये आपका उत्तल लेंस हो गया। और जिसको निकट दृष्टि दोष होगा मतलब दूर की चीज नहीं दिखेगी, उसके लिए अवतल लेंस हो गया। ठीक है, सत्यप्रकाश जी आ गए हैं। ओके, उत्तल लेंस देखिए इसकी पहचान कैसे करना है, तो वो आपको एक तो बता दिया कि छू करके आपको करना है। लेंस को छूने पर यदि बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो तो ये लेंस उत्तल लेंस होगा। ये लेंस उत्तल लेंस होगा। प्रतिबिंब देखकर दिए गए लेंस को किसी छपी हुई किताब के ऊपर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने पर यदि अक्षर बड़े दिखाई दे तथा काफी ऊपर उठाने पर अक्षर उल्टे दिखाई दे तो दिया गया लेंस उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अब ये दो पॉइंट हैं, एक तो पतला मोटा वाला आपको याद रखना है, मेन यही है। अगर ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम ये दोनों में डिफरेंस मेन यही है कि यहां पर जो थोड़ा सा अगर लेंस को हम ऊपर किताब के ऊपर रख करके फिर उठाएंगे तो अक्षर जो होंगे वो बड़े दिखाई देंगे। ठीक है, अवतल लेंस में क्या है, निकट दृष्टि दोष के निवारण। तो हमने क्या बताया कि इसमें दूर की चीजें आपको दिखाई देने में दिक्कत होंगी तो उसको नाम क्या देना है, उल्टा नाम है ये। जिसको दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं निकट दृष्टि दोष, और जिसको नजदीक की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? आपको अपोजिट याद करना है, ये अपोजिट वर्ड है ये निकट दृष्टि दोष के निवारण में। इसका मतलब जिसको दूर की नहीं दिखाई देती, तो अवतल वाले को हमने क्या बताया, वो क्या करता था, फैला देता था। फैलाने का मतलब इसको बड़ा करके दिखाएगा तो दूर तक दिखाएगा ये। अर्थात जब मनुष्य को पास का तो एकदम साफ दिखाई पड़ता है किंतु दूर का नहीं दिखाई पड़ता, उसकी आंख में अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। बताइए इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं? ये दोनों चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? जो लोग खास तौर से चश्मा लगाते हैं या फिजिक्स में वैसे भी ये पूछा जा सकता है। और क्या इसके उपयोग, इसके उपयोग देख लीजिए। घड़ी या साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो नजदीक में जो है वो चीजें दिखें। डॉक्टर आंख और कान नाक देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब नजदीक में आपको चीजें बड़ी दिख जाएं, वो नजदीक में साफ सुथरी दिखे, नजदीक में बड़ी दिखे। हमने कहा ना जैसे आप थोड़ा सा उठाओगे तो बड़ी दिखेगी, तो आप थोड़ा सा लेंस ऊपर करोगे किताब से तो वो अक्षर आपका बड़ा दिखेगा। आंखों में दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो उत्तल लेंस है आपका दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब जो लोग नजदीक देखने में जिनको प्रॉब्लम है ये उपयोग किया जाएगा। ठीक है, वही चीज लिखी है, जब मनुष्य को दूर का दिखाई देता है तथा पास का दिखाई नहीं देता है तो उसकी आंख में उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी तथा चित्रदर्शी जैसे लालटेन, फोटोग्राफिक कैमरे तथा अनेक प्रकाशित यंत्रों की रचना में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ प्रयोग हैं, कुछ इसके उपयोग हैं। अवतल लेंस देख लीजिए, इसके बारे में इतनी जानकारी कम से कम आपको हो, अगर क्वेश्चन आता है तो सारी चीजों को आप बता पाएं।
जो लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है, ये बता दिया कि इस तरह से बनता है, तो बीच में पतला होगा और किनारे पर मोटा होगा। इन लेंसों की प्रकृति अपसारी होती है। अपसारी का मतलब हमने बताया अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। अप का मतलब बाहर की ओर, ठीक है, तो ये फैला देता है, और अभी का मतलब क्या हो गया, अंदर की ओर, तो वो सिकोड़ देता है। इन पर प्रकाश की किरण पुंज गिराने पर उसको अपसारित कर देते हैं, अर्थात फैला देते हैं। अपसारित का मतलब क्या हो गया, फैला देना। अवतल लेंस की ये पहचान देखिए, छू करके आप पहचानेंगे तो वो बीच में पतला होगा और किनारे पर मोटा होगा। लिखा हुआ है बीच में पतला होगा और किनारे पर मोटा होगा, तो वो अवतल लेंस होगा। तो पहचान में आपको ये बता देनी है। और या दूसरा क्या बताएंगे, प्रतिबिंब देखकर कह रहा है कि दिए गए लेंस को किसी छपी हुई किताब से थोड़ा ऊपर उठाने पर यदि अक्षर छोटे दिखाई दे, उसमें अक्षर बड़ा दिखाई देता था, इसमें अक्षर छोटा दिखाई दे, या काफी ऊपर उठाने पर अक्षर छोटे दिखाई दे, तो दिया गया लेंस आपका अवतल लेंस होगा। ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। किसी को अगर कोई डाउट है तो एक बार बता दीजिए। ये निकट दृष्टि दोष में यूज होगा, ये आपको पहले ही हमने बता दिया। ठीक है, अब एक ये देख लें कि फिजिक्स में कुछ चीजें बच गई थी। ऐसा नहीं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही आपको पढ़ना है। आप चाहो थोड़ा सा, आपके पास समय और भी है। यहाँ 1 घंटे की पढ़ाई हो रही है, आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें आप 4-6 घंटा 10 घंटा सोने वने में निकालने के बाद भी आपके पास 10-12 घंटे बची जाएंगे। तो कुछ चीज़ें जो और भी हैं, जैसे हम इंटरव्यू के क्वेश्चन आपको अपडेट करा रहे हैं, तो संबंधित क्वेश्चन कहाँ कहाँ से थोड़ा सा और टच में आ सकता है, वो ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करें। आपको हमने बता दिया कि अभी करंट अफेयर में जो अभी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हो गया, और करंट में और भी चीज़ें, जैसे कहीं कोई नया कुछ बन रहा है, नए कोई मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में फिजिक्स में ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे। कुछ मात्रक हमने बताए थे, कुछ मात्रक छूट गए थे, तो जिनको भी आगे पूछा जा सकता है या पूछा जा रहा है। तो एक दाब का मात्रक, ये इंपॉर्टेंट है। इसका दाब, इसको हम P से डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, और P बराबर होता है F/A। P बराबर होता है F/A। F आपका बल है और A जो है वो क्षेत्रफल है। तो बल बटे क्षेत्रफल को अगर इसको परिभाषित करें, या इसको हम किस में लिखें, मात्रक में लिखें, तो बल का मात्रक आपका न्यूटन हो गया और क्षेत्रफल का मात्रक आपका मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक इसका मात्रक होता है पास्कल। तो ये दो मात्रक आप जानते रहे, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक पास्कल। यहां से दो बातें और देख लें कि जो ये P है वो समानुपाती है F के, और जो P है वो A के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी P बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, F बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। अगर आप कहें कि इस पे हम फोर्स लगाएं, बल यहां पर दिख रहा है F और P, तो F और P को अगर हम कहें, F और P देख लें, तो P प्रोपोर्शनल है F के और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। अगर आप बल किसी चीज में ज्यादा लगाएंगे तो उस पर दबाव ज्यादा लगेगा। जैसे इसको हम लिख रहे हैं और दबा के लिखेंगे, तो हम इस पे फोर्स जैसे बढ़ाएंगे, इस पे दबाव ज्यादा लगेगा, तो फोर्स बढ़ने पर दबाव जब बढ़ जाएगा, फोर्स घटने पर दबाव घट जाएगा। एरिया देखिए, एरिया और ये एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, एरिया ज्यादा होगा। जैसे हमें थोड़ी सी जगह को दबाना है, या आप पैर पे खड़े हैं, एक पैर पे खड़े होने से आपके पैर द्वारा जमीन पर ज्यादा दबाव डाला जाता है, क्योंकि 2 पैर में एरिया बढ़ जाता है और 1 पैर में एरिया घट जाता है। तो एरिया ज्यादा होगा तो दबाव कम होगा, और एरिया कम होगा तो दबाव ज्यादा होगा। क्लियर है? इसीलिए अगर कभी आप दलदल में फंस जाएं तो पैर से चलने के बजाय आप उस पर लेट जाएं। पैर का जो एरिया है 2 एरिया, और पूरी शरीर अगर लेट जाती है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और दलदल में फंसने से बच जाएंगे। तो इसका ये उपयोग है। देखिए, शक्ति का मात्रक वाट होता है, आपको ये बताया गया था एक दिन बीच में हमने बताया था, शक्ति का मात्रक वाट होता है। और शक्ति अगर हम P को लिखें तो ये होता है W/T। और ये W जो है वर्क है, वर्क का मात्रक आपको पता है क्या, कार्य का मात्रक जूल, और T का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड, या फिर उसको क्या कहेंगे, वाट।
ये यहां से अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप कह सकते हैं एकांक समय में किया गया कार्य। नीचे क्या है, समय। समय कैसा होगा, एकांक 1 सेकेंड, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वर्ष में किया गया कार्य। एकांक समय में किया गया कार्य क्या होगी, शक्ति या कार्य करने की दर। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, कार्य करने की दर। दर का मतलब समय होता है, तो कार्य करने की जो दर है वही शक्ति है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, और विद्युत प्रतिरोध ओम, और एक जो है धारा है, एक धारिता है, और ये इसका होता है फैरड। ठीक है, तो ये 4 विद्युत से आप एकदम रट लेंगे। 4 ये मात्रक विद्युत वाले आपको एकदम रटे होने चाहिए। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा को आप यहां से बताएंगे जूल पर किलोग्राम। ये लिखा हुआ है जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम इतना, या फिर आप इसको बता सकते हैं केल्विन को। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला, और कोण का मात्रक जो होगा वो रेडियन, और ठोस कोण या इसको हम घन कोण कहते हैं स्टेरेडियन। ये दोनों एक तरह से मात्रक विहीन होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मात्रक विहीन कौन से हैं, तो आप इसका नाम बता सकते हैं। कोण और जो घन कोण हैं वैसे ये मात्रक विहीन होते हैं, लेकिन इनके 2 नाम अलग से दिए गए हैं इनको केवल पहचानने के लिए कि इनका कोण अलग से दे दिया गया है। रेडियन का मतलब हो गया कोण जिससे मापा जा सके, जिसको हम दर्शा सके। स्टेरेडियन ये 2D में होगा, और ये होगा 3D में। स्टेरेडियन का मतलब 3D में होगा, और रेडियन का मतलब 2D में होगा। घन कोण का मतलब कोई ठोस होगा, जैसे आपका घन बनता है, क्यूब बनता है, तो 3 भुजाएं जैसे ऐसी हैं, तो यहां पर तीनों भुजाओं में जो एंगल बनेगा वो आपका घन कोण कहलाएगा, और 2 एंगल से जो बन रहा है वो कोण कहलाएगा। ऊष्मागतिक ताप केल्विन, ठीक है, ऊष्मा का मात्रक केल्विन। तो इतने मात्रक इंपॉर्टेंट है जो पहले से बच गए थे, इनको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। बताइए किसी को अभी तक कोई दिक्कत है? इतनी चीजें आपकी तैयार हैं? नहीं है तो इन सब चीजों को ऐड कर लीजिएगा। और कल आपको क्या करना है, कल अभी जो हमने बताया आप अपने जनपद के बारे में जितना ज्यादा लिख पाएं, जितनी ज्यादा लिख पाएं, ये सारी जानकारी आप हमें व्हाट्सएप करेंगे शाम तक या कल सुबह तक। शाम तक ही कर दीजिए ताकि हम उसको पढ़ भी पाएं। ठीक है, जनपद के बारे में जितना अधिक आप बता पाएं उतना आप लिख लीजिए और बताइए। इसके अतिरिक्त वर्तमान और पहले इनके बारे में आप लूसेंट के 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वर्तमान और पहले, और उत्तर प्रदेश में प्रथम या देश में कुछ प्रथम चीजें, देश में जो प्रथम हैं उनके बारे में। तो 1 लाइनर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। उनका संबंध या तो आपके जिले से होगा या आपके राज्य से होगा, या फिर जैसे कह दिया गया कि कल ये क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा नदी के किनारे बसे 5 जिलों के नाम बताएं, तो आपके जिले से कौन सी नदी होकर गुजरती है, उस नदी के किनारे कौन कौन से जिले हैं, इन सब के बारे में भी डिटेल में लिख लीजिएगा। देखिए केमिस्ट्री के ये कुछ फार्मूले जो अभी तक 2-3 फार्मूले पूछे जा चुके हैं, तो आप अपने से भी कुछ पढ़ते रहें। ये हम इसलिए बता दे रहे हैं कि ये मेन है। इसके अतिरिक्त अगर आप और पढ़ पाए तो नहीं पढ़ लीजिए, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम आपको इतना पढ़ना ही है। आपको कम से कम जो हम इतना बता रहे हैं वो आपको पढ़ना है। अगर आप और अधिक पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम इतना पढ़ना है ताकि आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाए। साधारण नमक का सूत्र लिखा है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको अभी 2-3 इसमें से पूछे जा चुके हैं। तो इसको जो है, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका अगर फार्मूला पूछा जाएगा तो आप NaCl बताएंगे, रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो आप सोडियम क्लोराइड बताएंगे। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसी का रासायनिक नाम। हो सकता है ऐसा ही पूछ लिया जाए, आप ये बताएं और इसके बाद फिर आपसे पूछ लिया जाए इसका रासायनिक नाम। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, उसका फार्मूला और उसका रासायनिक नाम। लाफिंग गैस
इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है N2O। फिटकिरी का दो फार्मूला होता है, एक तो फिटकिरी अगर ये कहा जाए ठोस कार्बन ऑक्साइड तो आप बताएंगे CO2। अगर आपसे कहा जाएगा कि ठोस कार्बन तो आप बताएंगे CO2, और अगर आपसे फिटकरी का ऐसे ही फार्मूला पूछा जाएगा तो आप बताएंगे K2SO4 Al2 K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस देख लीजिए जरा सा, हमें भी क्लियर नहीं। ये लिखा हुआ है K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। तो अगर केवल फिटकरी का नाम लिया जाता है तो आप ये बताएंगे। अगर शुष्क का नाम लिया गया तो शुष्क बर्फ या फिर जो है अभी जो ऊपर हमने बताया तो फिटकरी में शुष्क का नाम आएगा तो आप वहां पर बताएंगे, और नहीं तो आपको ये फार्मूला बताना। जनरली केवल फिटकरी का नाम लिया गया नहीं, शुष्क बर्फ का नाम लिया गया या फिटकरी का नाम लिया गया, शुष्क बर्फ या फिटकरी का नाम लिया गया तो आपको ये बताना है। और यहां पर जो एक फार्मूला था आपका ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछा जाएगा तो आपको CO2 बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो सुहागा, ये जितने हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुहागा जिसको हम रासायनिक नाम में बोरेक्स कहते हैं, और ये इसका फार्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। ठीक है, हरा कशिश फेरस सल्फेट इसे कहा जाता है Fe7O यहां पर डार्ट लगा है, इसके बाद आप डार्ट बोलें या 7H2O बोल दें चल जाएगा। चाइना व्हाइट जिंक ऑक्साइड ZnO, हाइपो सोडियम हाइपोसल्फेट Na2SA2O3 5H2O। इसमें से 2-3 अभी तक पूछे गए हैं। मेथेन या इसको मार्स गैस कहते हैं तो मेथेन CH4, और बालू का जो फार्मूला होता है SiO2, और इसका रासायनिक नाम बालू का सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड। देखिए भारी जल के बारे में शायद एक दिन और भी बताया गया था, तो जो भारी जल है उसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको रिप्रेजेंट करते हैं D2O से, D2O से इसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। श्वेत पोटास, व्हाइट पोटेशियम इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट KClO3। और अम्लराज, अम्लराज अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे HCl + HNO3। अगर आपको सल्फ्यूरिक अम्ल पूछा जाता है, जैसे कि ये अभी पूछा गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आप क्या बताएंगे H2SO4, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये एक पूछा जा चुका है, और एक कोई और दो आपके केमिस्ट्री से अभी तक सूत्र पूछे जा चुके हैं या रासायनिक नाम पूछे जा चुके हैं। तो ये 10-12 हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एल्कोहल का तो सर ने ही बता दिया था, आप पहले से भी पढ़े हैं। तो इसको जो है इथाइल एल्कोहल कहते हैं C2H5OH। तो आपका ये गन्ने से जुड़ा हुआ था या शराब से जुड़ा हुआ था। और चीनी का, क्योंकि चीनी का और ये एल्कोहल का आपके लिए जो आबकारी वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आबकारी वाले हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपसे जरूर पूछा जाएगा, आपसे नहीं तो आपके किसी साथी से पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जरूर जाएगा। C12H22O11, C12H22O11, गंधक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या इसी को हम क्या अभी बताए थे सल्फ्यूरिक अम्ल। नौशादर अमोनिया क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है NH4Cl। इतने को आप एकदम रट लेंगे जितना हम बता रहे हैं। कास्टिक सोडा इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और संगमरमर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है,
कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कोई मिर्जापुर से होगा या फिर जो है उससे सटे हुए जिले से जहां पे पत्थर या संगमरमर का काम होता होगा, राजस्थान से कोई बच्चा है तो जैसे 2-3 लोग राजस्थान से भी क्वालिफाई किए हैं आबकारी वाले में, तो उनसे इनके बारे में, फिर इसके फार्मूले के बारे में, रासायनिक नाम के बारे में, उनके कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट और इसका फार्मूला हो गया CaCO3। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, जितना हाई स्कूल लेवल का है, जो आपके हाई स्कूल के बुक में दिया गया है, एटलीस्ट उतना आपको तैयार होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। अगर आपके पास कक्षा 9 और 10 की किताब मिल जाए तो उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, तो एक चैप्टर में मुश्किल से 10-12 हैं, तो ऐसे अगर 10 चैप्टर होंगे तो 100-150 क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे और तीनों से आप तैयार कर लें, उतना ही आपका कवर कर लेगा, ये इंटरव्यू कवर कर लेगा। अच्छा, संगमरमर को चाक भी कहते हैं, ठीक है। जिप्सम, देखिए जिप्सम का फार्मूला, इसको रासायनिक नाम में कहते हैं कैल्शियम सल्फेट और CaSO4 2H2O। सिंदूर का फार्मूला, जो लड़कियां हैं वो इसको जरूर याद रखेंगी और सिंदूर का फार्मूला भी याद रखेंगे, HGS, इसका मर्क्यूरिक सल्फाइड नाम है। और सिंदूर का उपयोग, इसके एडवांटेज, जो गर्ल्स हैं कम से कम इसका उपयोग, यानी इसके फायदे, सिंदूर के फायदे, सिंदूर से नुकसान, ये 2 चीजें आप जरूर याद कर लें, फायदा और इसका नुकसान, ठीक है। काली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इतने आपको फार्मूले याद रखने हैं। ये ऐसे फार्मूले हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बताइए यहां तक सबको याद है? याद नहीं है तो आप याद कर लेंगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिनको नहीं याद है वो याद कर लें, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है वो हम बताते चल रहे हैं, आप और भी चीजें अपने से पढ़ते रहें, ठीक। और एक बायो में ये आप देख लें, इनसे जो है आपके, अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप कह सकते हैं कि हमने जांच ही नहीं कराई है, और पता है तो आपसे ब्लड ग्रुप के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे ब्लड ग्रुप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे संबंधित ये क्वेश्चंस वहां पे निकल के आएंगे। देखिए इसमें क्या है, जिसका ब्लड ग्रुप A+ है वो किसको डोनेट कर सकता है, ये जिसको दे सकता है ये लिखा है, और यहां पर किससे रिसीव कर सकता है ये लिखा है। ये रिसीव यानी कि ले सकता है किससे, और ये डोनेट कर सकता है यानी किसे दे सकता है। तो ये जिसका ब्लड ग्रुप होगा इस तरह से, ये आपका ब्लड ग्रुप, इसमें से जो भी होगा तो किसे आप दे सकते हैं और किसे ले सकते हैं, ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे किसी का A+ है तो A+ वाला देने वाले को A वाले को देगा, जिसमें A होगा उसको देगा, मतलब A+ वाला A+ वाले को तो दे ही सकता है, इसके साथ में AB+ वाले को भी दे सकता है। फिर किससे रिसीव कर सकता है, और या फिर हम कहें किसे नहीं दे सकता, तो वो भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त जो बच जाएंगे, जैसे यहां पर B+ बच गया, इसमें देखिए B+ बच गया, O बच गया, तो इसी में अगर हम लिखें कि B+ और O+, तो इन लोगों को वो नहीं दे पाएगा। मतलब ये कि यहां पर आप देख लो, ये दे सकता है तो देने वाले के बाद जो बच गया उसको नहीं दे सकता है, और यहां वो ले किससे सकता है, तो A+ वाला A+ से ले सकता है, A- से भी ले सकता है, और O+ से, O- से, इनसे वो ले सकता है। इनमें से अगर A+ आपका है तो A वाला मिल जाए या O वाले ग्रुप का मिल जाएगा, तो आप उससे ले सकते हैं, दे सकते हैं A और AB को, नहीं दे सकते किसको, B+ और O+ वाले को, ठीक है। इसी तरह अगर आपका O+ है तो आप फिर सबको ही दे सकते हैं। देखिए O+ का मतलब क्या हुआ, O वाले को, A B AB, तो यहां पर आप सबको ही दे सकते हैं। O तो O को देगा, O सर्वदाता होता है, आपने सुना है O क्या है, सर्वदाता है। देखिए A को भी देगा, B को भी देगा और AB को, तो यहां प्लस लगा लो या कॉमा लगा लो। और O+ और O- रिसीव कर सकता है किससे, O+ अगर आपका है तो आप O वाले ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं, वो चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो। B+ अगर आपका है तो आप B जिसमें होगा, B और AB, तो इसमें B आ रहा है, इसमें B आ रहा है, तो B वाले को आप दे सकते हैं। और फिर अगर इसी में नहीं दे सकते तो आप कह सकते हैं कि A+ वाले को,
और O प्लस वाले को या O माइनस वाले को ए सिंगल ए ग्रुप वाला और O ग्रुप वाले को आप नहीं दे सकते। फिर ले किससे सकते हैं, तो B प्लस है तो B प्लस वाले से लेगा, B माइनस वाले से और O वाले से। ठीक है, तो O आपको पता है कि ये सर्व दाता है तो वो दे देगा, यहां से रिसीव करना है इनको। ए बी प्लस होगा तो ए बी प्लस वाला ही देगा, मतलब ये कि ए बी प्लस वाला ए बी प्लस वाले को ही देगा, ए वाला और बी वाला या ओ वाला इसमें जो है इनको नहीं दे सकता, इनको नहीं दे सकता। किसको, ए प्लस को, बी प्लस को या ओ प्लस को नहीं दे सकता। किसको दे सकता है, ए बी प्लस वाले को। ले किससे सकता है, किसी से भी। अगर ए बी प्लस है तो वो किसी से ले सकता है, इसका मतलब वो सर्वग्राही हो गया, ये किसी से भी ले सकता है। ए माइनस है तो आप ए प्लस, ए माइनस, ए बी और ए बी माइनस इतने लोगों को आप दे सकते हैं। ए माइनस है तो ए वाले ग्रुप को दे सकते हैं, और ए जिसमें आता हो तो ए बी प्लस वाले में आएगा, ए बी माइनस वाले में आएगा। हमने बताया यहां प्लस हो या माइनस हो, ए अगर आए तो जिसमें जिसमें ए आएगा उसमें आएगा, उसको दे सकता है। तो ए प्लस वाले को देगा, ए माइनस वाले को देगा, ए बी प्लस वाले को दे सकता है, ए बी माइनस वाले को दे सकता है। लेगा किससे, या तो ए वाला हो या तो ओ वाला हो। तो ए माइनस है तो ए माइनस से लेगा और ओ माइनस से लेगा, इसके अतिरिक्त नहीं। ओ माइनस है अगर तो ये किसी को भी दे सकता है, ओ माइनस वाला किसी को भी दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, जिसका केवल ओ माइनस होगा, जिसका केवल ओ माइनस होगा। और बी माइनस वाला बी ग्रुप और जिसमें भी बी आएगा तो बी ग्रुप वाले प्लस माइनस वाले हो गए और ए बी प्लस और ए बी माइनस वाले हो गए, इनको दे सकता है, इनको ये दे सकता है। और ले किससे सकता है, बी है तो बी माइनस वाले से और ओ माइनस वाले से। जैसा ए माइनस वाला था तो ए माइनस से लिया और ओ माइनस से लिया। ए बी माइनस है तो ये ए बी वाले को दे सकता है, ए बी प्लस वाले को और ए बी माइनस वाले को, ए बी प्लस वाले को और ए बी माइनस वाले को। ले किससे सकता है, ए बी माइनस से या फिर ए माइनस या बी माइनस या फिर ओ माइनस। ठीक है, इतनी चीजें आप रट लेंगे, इतना आपका तैयार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जो भी समय दे पा रहे हो, कुछ मुख्य पॉइंट जो आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे इंटरव्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे कुछ मैथ या कंप्यूटर के हर एग्जाम में, इनसे हर डेट में कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपसे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उनके में CCC या कोई डिग्री डिप्लोमा है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस वहाँ प्रॉपर आपके पूछे जा रहे हैं, रोज पूछे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर से आपको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मोबाइल के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए कि मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं उसका क्या उपयोग है, उसका क्या अनुपयोग है या उसका क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, बताइए, अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? इतना आप तैयार कर लेंगे, कल आप तैयार करेंगे, इनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे और अभी कुछ क्वेश्चनों के आप जवाब दीजिए। अभी हम पूछते चल रहे हैं, आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए। बताइए, यूपी, आपको बताना है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से सटी हुई है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से सटी है, जल्दी से बताइए, कितने राज्यों से लगी हुई है? 8, 9, 8, नेहा 8। अगर केवल राज्य कहा जाएगा तो आपको आंसर क्या देना है, 8। ठीक है, आप इसके साथ में बता सकते हैं कि एक केंद्र शासित भी प्रदेश है। अगर आप चाहें तो इसको ऐड करेंगे +1, फिर इस तरह से 9 बताएंगे। 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित। कितने देश की सीमा से लगा हुआ है? कितने देश की सीमा से लगा हुआ है? 1। ठीक है, वो एक देश की सीमा से लगा हुआ है। आपका जिला जो है, आपका जिला, तो आप ये नोट्स में लिख लेंगे, आपका जिला कितनी जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है, आपका जिला कितनी सीमाओं से लगा है। आपका जिला अगर किसी राज्य से लगा है तो किन किन राज्यों से लगा है। ठीक है, तो राज्यों से, जिसका है अपना अपना आप प्रिपेयर कर लें कि आपके जिले की सीमा कितने जिलों से लगी है, कितने राज्यों से लगी है। जिसका राज्य से होगा तो राज्य का उल्लेख करेगा, नहीं है तो नहीं होगा, पूछा जा सकता है। ठीक है,
बताइए। कोई वस्तु जो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? कोई वस्तु जो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? सत्यप्रकाश कौशाम्बी। जो वस्तु दिखाई देती है, एक वस्तु दिखाई देती है, एक जैसे जो नहीं दिखाई देती, तो हमने फिजिक्स को दो चीजों में बताया था, वस्तु कह लो या जो चीज कह लो। जो दिखाई दे रही है वो द्रव्य है, जो दिखाई दे रही है वो द्रव्य है, जो नहीं दिखाई दे रही है वो ऊर्जा है। तो जो कुछ भी प्रकृति में दिखाई दे रहा है वो द्रव्य है, और जो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या है? ऊर्जा। जो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वो ऊर्जा है। बताइए, भारत में उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के मामले में कौन सा लेवल है? कौन सा इसका स्थान है जनसंख्या में? उत्तर प्रदेश का स्थान जनसंख्या में बताएं। 1 नंबर, 2 नंबर। अमन कह रहे हैं 2 नंबर। नेहा 2 नंबर। क्षेत्रफल में बताएं, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? चौथा। चौथा है, ठीक है। बताइए, सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है? गोरखपुर, करेक्ट। सबसे ज्यादा और सबसे कम? संदीप, गोरखपुर। सबसे कम बताइए, सबसे कम जल्दी से। सबसे कम कहां होती है? मथुरा में, ठीक है। गन्ना उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में यूपी का स्थान बताइए। पहला नंबर। और किन चीजों में यूपी का स्थान पहला है? यूपी का स्थान और किन चीजों में पहला है? कपास में, मिल्क में, और काला नमक, चावल, आलू। बताइए, राष्ट्रपति किस नंबर पे हैं? जो इस समय वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं वो कौन से नंबर के हैं? 14 नंबर, ठीक है। प्रधानमंत्री जी किस नंबर पे हैं? वर्तमान प्रधानमंत्री किस नंबर पे हैं? 13 किसी ने लिखा, वो गलत है। प्रधानमंत्री जी 15वें नंबर के हैं और राष्ट्रपति जी 14वें नंबर के हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। सबसे लंबी नदी का नाम यूपी में आप बताओ, ऐसे ही बताओ आप। सबसे लंबी नदी, हाँ, सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे चौड़ी नदी बताओ। सबसे चौड़ी नदी बताइए कौन सी है? चौड़ी नदी बताइए। ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सबसे चौड़ी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? सबसे लंबी गंगा हो गई, चौड़ी ब्रह्मपुत्र हो गई। मार्ग जो अपना ज्यादा बदलती है वो कौन सी नदी है? कोसी नदी, ठीक है आशीष जी, कोसी नदी।
ठीक है, आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। अगर किसी के जिले में है तो वो अपने जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय को याद रखें, पूरा नाम याद रखें और उनकी स्थापना याद रखें। नाम और स्थापना बताइए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4 है। और यूपी का बताइए, भारत में यूपी का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? यूपी का बताइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। जिनका है केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने जिले में तो वो याद रखेंगे नाम, पूरा नाम और स्थापना, और किसने स्थापना करवाई थी उनका नाम। सात 7.3%, 16.7 सही बताइए भाई। यूपी का कितना है? भारत में किस राज्य की सीमा सबसे अधिक अन्य राज्यों से सटी है? सबसे अधिक राज्यों से सटी है किस राज्य की सीमा? भारत में किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटी है या लगी है? यूपी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन बड़े राज्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तीन बड़े ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, ठीक है। ये तीन हैं, हाँ ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गंगा नदी का उद्गम पूछा गया था अभी कल के एग्जाम में, कल के इंटरव्यू में। गंगा नदी का उद्गम और यमुना नदी कहाँ से निकलती हैं, दोनों का पूछा गया था, गंगा और यमुना का। तो जो लोग इलाहाबाद के होंगे वो अच्छे से तैयार कर लेंगे, संगम के बारे में तैयार कर लें, और जिनके ज़िले से जो नदियाँ गुजर रही हों उसके बारे में, ठीक है। कल का पीडीएफ सबको मिल गया? एक बार बता दीजिए पीडीएफ। अभी कोई ऐसा है जिसको पीडीएफ ना मिला हो या पीडीएफ आपने ना देखा हो? जल्दी बताइए, किसी को पीडीएफ ना मिला हो या पीडीएफ आपने ना देखा हो? मिल गया है सबको? यस यस। आप सब पढ़ लीजिए। कोई क्वेश्चन का आंसर, जिसके क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो या नेट पे मिल जाए, गूगल पे मिल जाए, उसको आप लिख लें। जिस क्वेश्चन के आंसर आपको ना मिल पा रहे हो, ना समझ में आ रहा हो कि क्या लिखना है, वो आप हमें बता दीजिएगा, उसको हम यहां पे चर्चित कर देंगे। या आपको व्हाट्सएप पे अंकुर शुक्ला करें, हमें नहीं मिला, जो इसका ग्रुप है आपका ऐप्स का, इसमें भी पड़ा है। और अगर नहीं मिला है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पीडीएफ भेज दीजिए, तो मैं उस पर पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा। वैसे मैंने इसी ग्रुप पे लिंक दिया हुआ है, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप में जो है, ऐप में ही आप जाएंगे तो एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट करके, कुछ है मटेरियल, स्टडी मटेरियल करके, तो स्टडी मटेरियल में आपको वो मिल जाएगा। कल के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कल का क्वेश्चन क्या था?
देखिए कल ये क्वेश्चन हमने दे दिया था, आप इसी पद के योग्य हैं, अर्थात क्या आप और बड़े पदों के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं कहना है सर मैं और भी कई पदों के लिए तैयारी कर रहा हूं, लेकिन अभी इसमें मुझे सफलता मिली है और करंट में मुझे जॉब की बहुत आवश्यकता है, अभी ये मेरे चयन के नज़दीक है, मतलब ये अंतिम चयन के नज़दीक है, इसलिए अभी इसको पूरी प्राथमिकता मैं दे रहा हूं। बाकी मैं तैयारी और भी एग्जाम्स के कर रहा हूं, और 2-4 नाम आप बता पाएँ, जैसे एसएससी की कर रहे हैं तो आप बता पाएँ, सीजीएल की कर रहे हैं तो बता पाएँ, लोअर पीसीएस या पीसीएस की कर रहे हैं तो वो बताएं। ऐसा नहीं कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका उद्देश्य केवल यही नहीं है, आप बताएंगे कि ये सफलता के एकदम नज़दीक है और मुझे जल्द से जल्द जो है रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। ठीक है, आपको इसकी बहुत जल्दी ज़रूरत है और ये सबसे नज़दीक में अभी आपका करंट में क्लियर होने वाला है, तो मैं इसलिए इसको प्राथमिकता दे रहा हूँ। कानपुर चलना पड़ेगा, अंकुर शुक्ला, अच्छा ठीक है, आ जाइए, आपका स्वागत है, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं, आप पीडीएफ देख लीजिए, जहां पे क्वेश्चन डाउट हो आप हमें उसकी कटिंग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन डाउट हो उसका चाहे लिख करके चाहे स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, उसके आंसर आपको हम उसी पे दे देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, धन्यवाद।